नफरत हटाओ देश बचाओ, नफरत की सियासत को मोहब्बत का पैगाम। जी हां, नफरत की सियासत के खिलाफ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की 10 रोजा मुहिम इख्तिताम पजीर। बेंगलुरु के आईआईटी क्वींस रोड में नफरत की सियासत पर मुनक़द हुआ एक रोजा सिंपोजियम। मारूफ सोशल एक्टिविस्ट शिव सुंदर, कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट यस बालन, वेलफेयर पार्टी के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन और दीगर ने इस सिंपोजियम से खिताब किया। स्पीकर्स ने कहा कि मुल्क में एक मुनज़्ज़म तरीके से नफरत को, फिरका परस्ती को फैलाया जा रहा है। मुल्क की आज़ादी के बाद भी नफरत फैलाने वाली ताकतें मौजूद थीं, लेकिन उस वक्त डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की फिक्र समाजी, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट ताकतों की वजह से फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। लिहाजा मुल्क के आईन में इंसानी, अखलाकी, समाजी इंसाफ पर मबनी पहलुओं को जगह हासिल हुई और ये मुल्क और इस मुल्क का दस्तूर सेकुलर, सोशलिस्ट ख्यालात व नजरियात पर कायम हुआ। लेकिन मुल्क की आज़ादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिरका परस्ती, नफरत, एक मजहब के मानने वालों को निशाना बनाकर सियासत, इस तरह की चीज़ें आम होने लगीं। अब और हर शोबे में नफरत और फिरका परस्ती का असर देखने को मिल रहा है। इजलास में ये बात कही गई कि मुल्क की इस मौजूदा सूरत हाल के लिए बीजेपी के साथ बड़ी हद तक कांग्रेस भी जिम्मेदार है। नफरत व फिरका परस्ती का असर इतना बढ़ चुका है कि कांग्रेस भी दबाव में काम कर रही है। रियासत कर्नाटक की मिसालें पेश करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के रहने के बावजूद टीपू जयंती के दिन श्रीरंगापट्टन में दफा 144 नाफिज किया जाता है। इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी जाती। इस तरह इस इजलास में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस को भी निशाना बनाया गया और अवाम से, समाजी मिली तंजीमों से अपील की गई कि वो सियासी पार्टियों पर भरोसा करके न बैठें बल्कि मैदान में उतरकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नफरत के माहौल को ख़त्म करें। नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से दें। आज एक मजहब के मानने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। आइंदा चलकर दलित, पसमानदा तबकात, पिछड़े तबकात जो इस मुल्क की अक्सरियत हैं, उन्हें भी नफरत की सियासत का शिकार बनाया जाएगा। इस सिलसिले में अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Of incidents here, what is the solution? Hate is in the minds of the people. It has penetrated very deep. Unless that is substituted with love and harmony, the politics of hate is going to burn the whole country. Not only the minorities, the whole country will be burnt. And what happened during the Second World War in Germany or in Rwanda in 1996 has been a glaring example. And even what is happening in Palestine, the attack of the Israel and the Palestinian people of the country and the silence of the ruling governments. This only reflects we are suffering with a greatest malaise, that is the hatred. We have lost our humanity. So that can be substituted only through a people's movement. You cannot depend upon the political parties. Political parties are self-interested, they are nepotist and they want the power. But the hatred is deeply penetrated, as I said, among the people. To defeat that, a people's movement is required. A message of love, not only just messages, we have to be with the people and fight along with them on their issues. So for that, the resurrection of the people's movement is very important. And I think whatever Welfare Party is doing today is part of that larger requirement. So this is one such meeting which I attended on that. A raise of hopes seen after Congress win Karnataka. So how do you see this? Will it be change the hate politics
as you mentioned, Yeah. speech of Rahul Gandhi also. Yeah. Unfortunately, Congress is not committed to the politics of Mohabbat. In fact, there are few people who are committed to that politics, but as a party in this their program, the hegemony of Hindutva politics is riding over them. You can give hundreds of examples. And the very recent example is what happened in Sripatna yesterday, where 144 section was imposed even to observe the Tipu Jayanti. So they are afraid of losing Hindu votes. Losing Hindu vote is the biggest threat for all the political parties, not only Congress. That can be defeated only by developing your own vote bank of Mohabbat, because they don't have deep level roots among the people to develop the people politics of love. Whereas these people, especially the Sangha Parivar, have been actually mobilizing the people on the basis of vote for the past 100 years. They have their tentacles, they have their organizations, they have the reach among the people. But these political parties and unfortunately even the people's movement do not have such a reach among the people. So that is the only solution. We have to reach the people, be with them, and bring them back to the politics of love. You have to win over the people. Unless you win over the people to the politics of love, you cannot defeat Modi in the parliament. That is the sum and substance of the predicament today. Thank you. See, today the symposium is on hate. Hate politics, hate law, hate living condition, hate everything, and make money out of it. This message should go to the people of Karnataka and elsewhere in India. We have no place for hate. Anyone who propagate, practice, profess hate should be treated as criminal. They should be punished as per law. Our constitution, our law doesn't permit hate politics. Hate is bad. Defeat hate. So any strong law is needed to Yes, strong law is needed. Already we have section 153, 5052, 295A. So this is regular law. See, there must be a stringent, separate law should be enacted with stringent condition. Any hate mongers should go to jail, and they should be put behind bars. Such a law is requirement. many politicians are involved in hate speeches, but Not many. Only Sangh Parivar politicians are involved in hate. Others are not talking about hate. There may be some other hate. Hate based on religion, caste, creed. This is only Sangh Parivar. And नफरत की ये आग फैली हुई है, इसको खत्म होना चाहिए। तो इस मुहिम के जरिए से जो पहली तारीख से हमने शुरू की, आज 10 तारीख को इसको हम खत्म कर रहे हैं। तो इन 10 दिनों में हम पूरी रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम हमने किए, सेमिनार किए, सिंपोजियम किए, रैलियां की गई। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए से हम आवाम तक हमने पहुंचा और आवाम को ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये नफरत की आग जो है ये बढ़ती जा रही है, इसको बुझना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आवाम इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। आवाम जब जुड़ेंगे तो ये एक आंदोलन की शक्ल, एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करेगा। तो हम चाहते हैं कि नफरत की इस आग को बुझाने के लिए आवाम खड़े हों और इसको एक मूवमेंट बनाया जाए। उसी सिलसिले में आज का भी ये सेमिनार यहाँ मुनक़िद किया गया था, जिसमें वही मैसेज लोगों को दिया गया। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो हालात हैं रियासत कर्नाटक के खासतौर पर कांग्रेस की हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि नफरत की सियासत जैसा कि पिछली बीजेपी हुकूमत के दौरान देखी गई थी वो खत्म होगी या कम होगी, तो क्या महसूस हो रहा है? नहीं, महसूस तो ये हो रहा है कि कांग्रेस हुकूमत जो है, बीजेपी का जो नैरेटिव सेट हुआ था पिछले हुकूमत के दौरान में, उसी नैरेटिव पर काम कर रही है बीजेपी। कांग्रेस हुकूमत ये नहीं चाहती कि अक़लियतों के सिलसिले में, उनके तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में, उनको माशी तरक्की करने के सिलसिले में कोई भी सीरियस इक़दाम नहीं उठाना चाहती। इसलिए कि अगर वो इस तरह के इक़दाम उठाती है तो बीजेपी की तरफ से ये हमला होता है कि आप मुस्लिम अपीज़मेंट कर रहे हैं। और कांग्रेस हुकूमत में इतने गट्स नजर नहीं आ रहे कि ये खुलकर कहे कि हम मुस्लिम अपीज़मेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका हक देने की बात कर रहे हैं। तो ये कहने की जरूरत कांग्रेस नहीं कर पा रही है, बल्कि उल्टा हम देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान जयंती खुद आपने शुरू किया था मनाना,
लोगों हमने तो मुतालबा नहीं किया था। अब प्राइवेटली कोई प्रोग्राम भी करना चाह रहा है तो आप बाकायदा सेक्शन डाल करके उसको मना कर रहे हैं। फलस्तीन पर कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा है तो उस पर FIR आप कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत में ये हो रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि कांग्रेस हुकूमत जो है पूरी तरह यहाँ के अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही, बल्कि कांग्रेस हुकूमत अभी भी बीजेपी के जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया है उसी के तहत भी यहाँ कांग्रेस काम कर रही है। तो क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए समाजी तंजीमों की, मिली तंजीमों की, इदारों की? मिली तंजीमें बिलखुसूस मैं उनसे ये सवाल भी करना चाहता हूं, उनसे पूछना भी चाहता हूं कि कांग्रेस को जिताने और एक सेक्युलर हुकूमत को लाने के लिए आपने इतने बड़े इक़दाम उठाए, आज सवाल क्यों नहीं आप खड़ा करते? कांग्रेस से या गवर्नमेंट से आप सवाल पूछने के लिए भी आप तैयार नहीं है। तो आप भी जो है उसी नैरेटिव के तहत चल रहे हैं। अगर आप इसको जिताने में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं तो आपने बिना शर्त के ये कंट्रीब्यूशन किया, तो कम से कम तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के, यहाँ के अक़लियतों की तरक्की को लेकर के आप सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते, तो आइंदा आने वाले दिनों में लोगों के अंदर, अवाम के अंदर एक मायूसी पैदा होगी। जो एतमाद इन तंजीमों पर, इदारों पर है, वो एतमाद और इदारा, वो जो भरोसा जो है वो खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। आपको पार्टियां बदलने या इलेक्शन के अंदर सिस्टम के अंदर जो है नई नई पार्टियों को लाने की जरूरत नहीं है। आपको जो है ये निजाम को तब्दील करने की जरूरत है। इस पूरे निजाम के अंदर जो बीमारियां फैली हुई हैं, जब तक वो निजाम तब्दील नहीं होगा तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, यही सिस्टम चलता रहेगा। आज कांग्रेस के वो एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा था, शिव सुंदर साहब ने उसको कहा कि हमने बड़े जोश और खरोश के साथ कांग्रेस को यहां कर्नाटक में लाया। हम ये चाह रहे थे कि जो नफरत की फिजा पिछले बीजेपी हुकूमत में थी उसको खत्म करके एक अच्छी फिजा बनेगी, ये सोच करके हमने बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को। लेकिन आप देख रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत की मौजूदगी में बड़ी खामोशी के साथ यहां जुल्म का साथ दिया जा रहा है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर यहां FIR दाखिल किया जा रहा है। मुझे बड़ी हैरत हुई कल का वो वाकया देख करके। इससे फलस्तीन के सिलसिले में भी यही मामला हुआ। कल टीपू जयंती, ठीक है आप मत मनाइए, गवर्नमेंट से कभी मुसलमानों ने मुतालबा नहीं किया था कि हमको टीपू जयंती मनाने की जरूरत, कभी नहीं कहा था। आपने उनको अपीज करने के लिए किया होगा, लेकिन श्रीरंगपट्टनम के अंदर आप इस तरह से सेक्शन जारी कर देते हैं कि कोई उनकी जयंती ना मनाए। और कौन कर रहा है? कांग्रेस हुकूमत कर रही है। तो आप अंदाजा लगाइए क्या नैरेटिव सेट हुआ है जिसको लेकर के चल रही है। इंडिया अलायंस बना है, बहुत खुश हैं सब लोग कि इंडिया अलायंस बन गया है। अब इंडिया अलायंस जो है ऐसा करेगा वैसा करेगा, बीजेपी का अल्टरनेट बन जाएगा। इंडिया अलायंस भी खुद जो है उस नफरत के नैरेटिव के तहत काम कर रहा है। आप देखिए इंडिया अलायंस के अंदर मुस्लिम बेस्ड या दलित बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियों को अभी भी कोई जगह उसमें नहीं मिली। मुस्लिम चेहरे वाले, मुस्लिम फेस वाले या मुस्लिम लीड करने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को उन्होंने इंडिया अलायंस में कोई जगह नहीं दी। क्यों नहीं दी है? जैसा कि सर ने कहा, वो नैरेटिव बन चुका है कि अगर आप मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियों को आप इंडिया अलायंस में शामिल करते हैं तो आपको जो है हिंदू वोट नहीं मिलेगा। आपके ऊपर ये इल्जाम आएगा कि इंडिया अलायंस भी जो है मुस्लिम अपीजमेंट में लगा है, इसलिए जो है आपको हिंदू वोट नहीं मिल सकता। वहां भी उनको वही खौफ है। तो ये नैरेटिव सेट कर दिया है बीजेपी ने। आप उससे हटकर अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, भले आप अपने आप को सेक्युलर क्यों ना कहते हो, मगर आप उस नैरेटिव से हट करके अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। ये हालत बना करके रखती है। CT रवि वगैरह ये कह करके ट्वीट करते हैं कि टीपू सुल्तान की संतान को अपीजमेंट करने के लिए, अपीज करने के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें दी गई हैं, करोड़ों रुपए लुटाया जा रहा है। हकीकत उससे दूर है। और उसका कम से कम एक रिप्लाई कांग्रेस की जानिब से कि नहीं, हमने इतना बड़ा नहीं दिया है उनको नहीं पहुंचा है, उनका जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको हक नहीं पहुंच रहा है, ये एक जुमला कहने को भी जो है आपकी वो सरकार तैयार नहीं। क्यों? अगर कांग्रेस उसको डिफेंड करती है या कोई उसका रिएक्शन देती है तो अगेन उस पर यह इल्जाम आएगा कि आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। और मुसलमान वोट तो वैसे भी टेकन फॉर ग्रांटेड है। आप जाएंगे कहां? इंडिया अलायंस बनेगा तो भी आप वोट हमको ही देंगे, इंडिया अलायंस नहीं बनेगा तो भी आप हमको ही वोट देंगे। आपके पास कोई और स्पेस है नहीं। ये नैरेटिव सेट हो गया। तो इस चीज को जो है समझने की जरूरत है कि इस हेट को आपकी माशी तरक्की में भी रुकावट बना दिया गया है, आपकी इल्मी तरक्की में भी इसको रुकावट बनाया गया है।
हर तरह की चीज में जो है आपको कॉर्नराइज करने के लिए इस हेट पॉलिटिक्स को इस्तेमाल किया जाए। और मिसालें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मसला यह है कि इसको हम समझेंगे कैसे, हम इसको जानेंगे कैसे, और इसको जान करके इसके जरिए से हमारे पड़ोसी, हमारे साथ रहने वाले जो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं, हमारे शहरी हैं, साथी, उन तक इस बात को पहुंचाने की जरूरत है कि आप जिस किस्म की गवर्नमेंट आप चुन रहे हैं, जिस किस्म के लोगों को आप वोट दे रहे हैं, भले वो किसी भी पार्टी से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी जो है हेट फैला रही है, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है बहुत ज्यादा फैला रही है, लेकिन हेट फैलाने के अंदर, नफरत को फैलाने के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां उन्होंने अपना टूल बना लिया है, उसके जरिए से ही वो इख्तिदार हासिल करना चाहती है। तो वोटर को चाहिए कि वो जागरूक हो, वोटर को चाहिए कि वो समझदार हो जाए और वोट देने से पहले इस बात को देखे कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी इंसानों के मसाइल की बात करती है, लोगों के इश्यूज पर बात करती है, या अगेन ये धर्म, मजहब, जात की बात करती है। और स्कीम्स वगैरह देते वक्त ये किस नजरिए से देख करके आपको स्कीम दे रही है, क्या आपको अपीज करने के लिए दे रही है या आपका हक समझ करके आपको दे रही है। तो इस क्लैरिटी के साथ अगर वोटर वोट दे करके अपने नुमाइंदे को चुनेगा तो समाज के अंदर से बड़ी हद तक इसको खत्म किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि ये जो इसकी जड़ें इस मुल्क के अंदर इतनी डीप रूटेड हो चुकी है, इसको उखाड़ना, इसको निकालना, इसको खत्म करना एक बहुत बड़ा टास्क है। ये सिर्फ चंद मुहिमात से होने वाला काम नहीं। 10 रोज की, 15 रोज की मुहिम से, एक तंजीम के, एक पार्टी के करने के जरिए से ये खत्म नहीं होगा। ये अवामी मूवमेंट बनना पड़ेगा, पीपल्स मूवमेंट बनना पड़ेगा, एक आंदोलन बनना पड़ेगा। इस हेट के खिलाफ जब तक एक आंदोलन खड़ा नहीं होगा तब तक जो है इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और आंदोलन कब बनता है? जब लोग इसके साथ खड़े होते हैं। यहां का एक एक शहरी समझता है कि ये मेरा भी फर्ज है, इसके असरात मुझ पे भी पड़ रहे हैं, इसके असरात मेरी आने वाली नस्लों पे भी पड़ने वाले हैं। ये सोच करके एक एक आदमी इसके साथ जुड़ता चला जाता है, तब एक आंदोलन बनता है। और बगैर आंदोलन के आप इसको डिफीट नहीं कर सकते, आप इसको खत्म नहीं कर सकते। इन तकरीरों से, इन जलसों से ये कम्युनिकेट हो सकता है, बात पहुंच सकती है, लेकिन इसको सुनकर इसके जरिए से आप जब खड़े नहीं होंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। और यकीन मानिए, हमारे पास जिस तरह बड़ी तेजी के साथ ये फैलते जा रहा है, ये चीजें, नफरत जिस तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, हमारे पास वक्त बहुत कम है इस मुल्क के अंदर हमारे पास। और एक बात याद रखिए, कल मैंने वो बात भी कही थी कि ये जो होगा, इस नफरत का जब तांडव होगा तो उसमें मरने वाला सिर्फ मुसलमान नहीं होगा, उसमें मरने वाला हर पिछड़ा तबके का आदमी होगा, दलित भी होगा, आदिवासी भी होगा, मुसलमान भी होगा। हर वो तबका जो कुचला है, दबला है, पिछड़ा है, वो सब के सब मारे जाएंगे। केरला के अंदर अभी, यही केरला और कर्नाटक का जो बॉर्डर है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहां से जो खबरें आ रही हैं कि आदिवासियों को चुन चुन करके मारा जा रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग पेपर में तक नहीं हो रही, इसलिए कि कोई मीडिया का आदमी भी अंदर नहीं जा सकता, कोई पुलिस भी वहां नहीं जा सकती। लेकिन उन आदिवासियों को उनकी जमीन खाली कराने के लिए उनको वहां से मार के भगाया जाए। हमारे केरला के पार्टी के साथियों ने वहां के लोगों की फैमिलीज के कंप्लेंट्स हम तक पहुंचाए कि आप देखिए कुछ कर सकते हैं क्या। जब हमने वहां मालूम किया तो यह मालूम हुआ कि कोई मीडिया का आदमी भी अंदर जाने को तैयार नहीं, हिम्मत नहीं कर रहा है, कोई पुलिस अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रही। तो जब ये तांडव होगा तो मरने वाला मुसलमान भी होगा, मरने वाला दलित भी होगा, मरने वाला इस मुल्क का आम शहरी गरीब नागरिक होगा। तो ये किसी एक कौम की लड़ाई नहीं है, किसी एक कौम के तहफ्फुज की लड़ाई नहीं है, ये इस मुल्क के असल बाशिंदों की, इस मुल्क के शहरियों के तहफ्फुज की लड़ाई है, इस मुल्क के कल्चर, इस मुल्क के तहजीब की लड़ाई है, इस मुल्क के दस्तूर की लड़ाई है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे और जब तक ये बात हम दूसरों तक नहीं समझाएंगे, तब तक जो है इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। और भी क़वानीन आएंगे, और भी हुकूमतें आती रहेंगी, और भी बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, और ये जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी। तो हम चाहते हैं कि वेलफेयर पार्टी ने ये जो कदम उठाया है, ये इसीलिए है कि हम लोगों के सामने एक मैसेज को पहुंचाएं, लोगों को एक पैगाम दें कि अब खामोश बैठने का वक्त नहीं है,
अब वक्त खत्म हो चुका है, अब हरकत में आने का वक्त है। अब ये एक मूवमेंट को, एक आंदोलन को खड़ा करने का वक्त है। अब इस नफरत को खत्म करने का वक्त है, इसका मुकाबला करने का वक्त है। इसीलिए बराबर बराबर की तादाद में खवातीन भी, मर्द हजरात भी इसके लिए सर जोड़ करके बैठें, कंधे से कंधा मिला करके काम करें और लोगों के दरमियान जाएं, लोगों से बात करें, हिंदू से बात करें, क्रिश्चियन से बात करें, दलित से बात करें, ये कहें कि ये मेरा और आपका देश है, मेरा और आपका देश जल रहा है, इसको आग, इसको बुझाने की जिम्मेदारी मेरी भी जितनी है उतनी आपकी भी है, इसको ठंडा करने की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। अगर ये आग आगे ही बढ़ती रहेगी, मैं अकेला जलने वाला नहीं हूं, आप भी इसमें जलेंगे, ये कन्विंस करना बहुत जरूरी है, हर एक को कन्विंस करने की जरूरत है। तो इसीलिए वेलफेयर पार्टी ये चाहती है कि इस कैंपेन के जरिए से एक मैसेज हम लोगों तक ने जो पहुंचाया है वो एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करे, एक आंदोलन की शक्ल इख्तियार करे, लोग सेंसिटिविटी को समझें, लोग हालत के नजाकत को समझें और अपने किरदार को अदा करें, अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। और इस तरह का काम जो कुछ भी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ हम कर रहे हैं, हमारा साथ दे नहीं, इस तरह का काम जो लोग भी कर रहे हैं समाज के अंदर, साहित्य अपने हिसाब से कर रहे हैं, अदीब अपने हिसाब से कर रहे हैं, एडवोकेट्स अपने हिसाब से कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट अपने हिसाब से कर रहे हैं, उन सब के साथ जुड़ करके हमको इस आग को बुझाने में उनका साथ देने की जरूरत है, उनके साथ जुड़ने की जरूरत है। तो मैं अपनी जानिब से, चूंकि हमारा ये कैंपेन सिर्फ 10 दिन का कैंपेन खत्म हो रहा है लेकिन आंदोलन शुरू हो रहा है, तो मैं आपको दावत देता हूं, आपको एक अपील करता हूं कि इस आंदोलन में आप सब शरीक हों, आप सब शामिल हों, आप सब इसको अपना आंदोलन बनाएं, अपना आंदोलन समझ करके इसके साथ आगे बढ़े। इस मैसेज के साथ आज इस सिंपोजियम में आप आए, आपने अपना कीमती वक्त लगाया, आपकी यहाँ आना, आपका बैठना हमारे लिए एक हौसला अफजा, हमारी हिम्मत को बढ़ाता है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।